थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आज के इस खास एपिसोड में। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 12 जनवरी 2026 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सबको सुनाने के लिए। तो रोजाना की तरह मेरा पूरा वीडियो आप सब ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले तो चूंकि आज हमारे देश में जन्म लेने वाली महान हस्ती स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, आज जयंती है, उसकी मैं आप सबको हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत हुए हैं हमारे देश में कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की और बहुत कम जीवन मिला उनको जीने को, लेकिन जितना जीवन मिला उस जीवन में उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, ऊंचा किया। वो अलग बात है कि आज उनके नाम पर भी कुछ गंदे लोग राजनीति करते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं कि जो भूत यानी जो हमारा बीता हुआ कल है, जो लोग हमारे बीच में मौजूद नहीं हैं, जो अपने विचारों का स्वयं खंडन या मंडन या उनको परिभाषित नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्तियों का ज़्यादा महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि उन जो ठग बेईमान किस्म के लोग होते हैं वो महापुरुषों की कुछ कुछ बातों को जो उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति करें उनको कोट कर करके आम जनता को, देश को मूर्ख बनाते हैं और ठग लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद अपने आप में एक अद्भुत शख्सियत हुए, लेकिन उनके नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, ठगी देश में चलती है। तो मैं तमाम साथियों से अनुरोध करूंगा, अपने समस्त देशवासियों से कि साथियों, जिस तरह स्वामी विवेकानंद ज्ञानवान थे, विवेकवान थे, विद्वान थे, शिकागो में जब हमारा देश गुलाम था तो एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन हुआ था, सभी धर्मों के लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए कहा गया कि आप शून्य पर बोलेंगे। शून्य पर आदमी कितना बोल सकता है, लेकिन कहते हैं कि 72 घंटे बोले वो शून्य पर ही। इतना शून्य को विस्तारित किया और उसकी व्याख्या उन्होंने दी और सारी दुनिया उनकी उस व्याख्या से, शून्य की परिभाषा से अचंभित रह गई थी, सन्न रह गई थी। तो मैं उम्मीद करूंगा अपने देश के तमाम बालकों से, बालिकाओं से कि वो स्वामी विवेकानंद को अवश्य पढ़ें और उनके जैसा ही बने, आज के जैसे नकली और फर्जी सन्यासियों जैसे नहीं। वो सन्यासी थे लेकिन अद्भुत सन्यासी थे। तो उनका अनुसरण करें और जो लोग स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों का भी इस्तेमाल करते हैं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उनसे सावधान रहें, बच के रहें, ताकि आप ठगी का शिकार ना हो सकें। कल लोहड़ी पर्व है, बड़ा पावन पर्व है, मैं उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और परसों मकर संक्रांति है, जब भुवन भास्कर सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे। और नारायण जब उत्तरायण होते हैं तो दुनिया का अंधकार शनै शनै धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, सत्य के पथ पर चलने वाले लोग होते हैं, उनको स्वतः स्फूर्ति और ऊर्जा मिलने लगती है और सत्य की विजय होने लगती है साथियों। तो मैं लोहड़ी और मकर संक्रांति की भी आप सबको
हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको सादर आमंत्रित भी करता हूं। चूंकि मैं भुवन भास्कर सूर्य नारायण का उपासक हूं, तो मकर संक्रांति के दिन हम अपने गांव में जो हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तपजप का केंद्रीय कार्यालय भी है, वहीं पर अपने गांव में स्थित सूर्य मंदिर में एक वार्षिक भंडारे का आयोजन भी करते हैं। तो आप सबको मैं उसमें सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी आएं और प्रसाद ग्रहण करें। और साथ साथ चूंकि उसके अगले दिन 15 जनवरी को हमने अपने संगठन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी वहीं सूर्य मंदिर सत्याग्रह भवन पर रखा है, तो मैं अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, समर्थकों को, प्रशंसकों को, कार्यकर्ता साथियों को और अन्य जो भी हमारे मिशन भुगतान सुरक्षा सम्मान से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, उन सबको भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाएं, अपने विचार, सुझाव, समस्या हमें बताएं, ताकि उन सबको संग्रहित करके हम एक विस्तृत ठोस कार्य योजना बनाकर हिंदुस्तान में ठगी पीड़ितों को मिले भुगतान की गारंटी के अधिकार, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 यानी वाट्स एक्ट 2019 के क्रियान्वयन पर पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ तेज कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों को उनका भुगतान दिलाएं, 2 करोड़ से ज्यादा एजेंट एडवाइजर साथियों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देते हुए अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठग मुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करें। क्योंकि मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नारायण का वरदान, आशीर्वाद हमें जरूर मिल जाएगा। वो जरूर इतनी शक्ति हमें दे देंगे कि हम अपने संकल्प की, अपने वचनों की पूर्ति कर सकें कि 2026 में ही हमको ये करना है साथियों, किसी भी मूल्य पर। और ऐसा आशीर्वाद है नारायण का कि जो वचन हम दे देते हैं उसे वो अवश्य ही पूरा करवा देते हैं। चूंकि हमारे वचन, हमारी कार्यप्रणाली दोष रहित है, सत्य पर आधारित है, अहिंसा पर आधारित है, कानून पर आधारित है, न्याय पर आधारित है। इसलिए हमारे न्यायपूर्ण मार्ग में बाधाएं अनेक आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समस्त बाधाएं दूर होती चली जाती हैं। तो अभी जो बाधाएं हमको नजर आ रही हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों नागरिकों का भुगतान करवाने में, करोड़ों नागरिकों को सुरक्षा, सम्मान, भयमुक्त जीवन दिलाने में, उन बाधाओं को नारायण अवश्य ही दूर कर देंगे। आप सब भी अगर कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो सकें तो अपने घरों में प्रार्थना अवश्य करें उस दिन कि नारायण आपको, हमको, सबको इतनी शक्ति अवश्य दें कि हम 2026 में ही अपने तीनों पावन पवित्र कार्यों को संपन्न कर सकें। बहुत दुख की बात है साथियों कि हमारे देश में अभी भी लगातार ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ठग काबू में नहीं आ पा रहे हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है कि शासन ठगों के साथ मिला हुआ है, और जिसके दुष्परिणाम अब उन लोगों को भी भोगने पड़ रहे हैं जो शासन का अभिन्न अंग हैं या शासन में, प्रशासन में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। आज एक खबर आई है, पूर्व आईपीएस रहे हैं हमारे देश के बहुत सीनियर, और उनकी पत्नी से 2 करोड़ 58 लाख रुपए ठग लिए ठगों ने, और उनके नाम पर ही। तो आईपीएस ऑफिसर आप समझते हैं वो सीबीआई में भी रहे, पुलिस में भी रहे, दूसरी उनमें भी रहे एजेंसीज में। अगर उनकी पत्नी को ठग सकते हैं तो हमारी और आपके जैसे साधारण लोगों की क्या हस्ती है। तो ठगों की प्रबलता को समझिए, ठगों से दूर रहिए, ठगों की किसी भी स्कीम, किसी भी झांसे में बिल्कुल मत आइए, अपनी मेहनत के पैसे को बचाइए ठगों की चालबाजियों से। साथियों, ठग बहुत एक्टिव हैं। आज एक अच्छी खबर भी है, जो देवरिया का गौरी बाजार इलाका है, वहाँ ये जो आस्था लाइफ रियल्टी के नाम से जो एक पॉन्जी स्कीम चलाने वाली कंपनी थी, उसके
दोनों संचालकों को, जो पति पत्नी थे, इंद्रासन यादव और अनीता यादव, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो मैं आस्था लाइफ रियल्टी के तमाम विक्टिम से, पीड़ितों से अनुरोध करूंगा कि वो सब अपने जिला कलेक्टर के यहाँ वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने भुगतान के दावे और अपनी अपनी रिपोर्ट अवश्य लिखा दें। रिपोर्ट भी इसलिए ज़रूरी है साथियों, चूँकि अगर आप अपराध पीड़ित हैं तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो आपको कंपनसेट करे, आपको मुआवजा दे। तो अगर आप रिपोर्ट नहीं लिखवाओगे तो मुआवजे के अधिकार से ही वंचित हो जाओगे, मांग ही नहीं पाओगे। पुलिस और कोर्ट प्रशासन शासन हमेशा ये प्रयास करता है कि ठगी पीड़ितों की रिपोर्ट अलग अलग ना लिख करके एक में ही सबको क्लब कर दिया जाए, लाखों लोगों को। तो इस षड्यंत्र को शासन के को समझना है। सब साथी अपनी अलग अलग रिपोर्ट लिखवाया करो। मान लो प्रॉपर एफआईआर दर्ज ना भी हो तो भी आवेदन एप्लीकेशन रिपोर्ट की ज़रूर दे दिया करो कि भाई मेरे साथ भी ये ठगी हुई है, ताकि थाने में आपके पास थाने का रिकॉर्ड रहे और कल जब कंपनसेशन की बारी आए तो आप मुआवजा मांग सकें। अपना भुगतान तो मांगेंगे ही, डीएम को पावर है। बीएनएस 2023 की धारा बीएनएसएस की 107 में कि डीएम आपका भुगतान करे आपकी डूबी हुई राशि का, और वाट्स एक्ट में भी डीएम को ही एम्पावर्ड किया गया है कि वो आपकी डूबी हुई जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपको आवेदन लेकर वापस करे। तो ये काम ज़रूर कर लिया करें तमाम साथी, और मेरा वीडियो भी सुन लिया करो, इससे शेयर भी एक किया करो, चूँकि मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई आप सबके काम की बात अवश्य होती है। ऐसे ही उड़ा मत दिया करो। एसआईआर आजकल बहुत चल रहा है, मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम। सरकार बड़ा जोर लगा रही है उसको लेकर के, लेकिन साथियों ताज्जुब की बात है कि जो देश का नौसेना प्रमुख रहा, नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश, वो और उनकी पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, लगभग 70-80 साल के बीच में हैं दोनों की आयु। गोवा में रहते हैं। 2003 का जब ये मतदाता सूचियों का वो रहा होगा, नहीं आया होगा उनका नाम लिस्ट में, तो उनको नोटिस इशू कर दिया है चुनाव अधिकारियों ने कि भैया साबित कर तू भारत का नागरिक है या नहीं। तो जो नौसेना का चीफ रहा, बताइए, उसे भी आज अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है। और दूसरी तरफ जो ठग बेईमान किस्म के लोग हैं, उनको कहीं कोई नागरिकता सिद्ध नहीं करनी पड़ती। उनके नाम तमाम मतदाता सूची तो छोड़ो, और पता नहीं कौन कौन सी सूचियों में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन एक पूर्व नौसेना अध्यक्ष को अपनी नागरिकता सिद्ध करनी पड़ रही है, और वो बुढ़े बुढ़िया दोनों बेचारे बहुत परेशान हैं कि कैसे करें, चूंकि नागरिकता का तो कोई प्रमाण पत्र ही नहीं होता हिंदुस्तान में किसी के पास। तो ठगों के इस खूनी खेल को भी समझिए कि वो किस किस तरह से देश को ठगने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। और जैसा कि आप सबको पता ही है कि इस वक्त वैश्विक उथल पुथल का दौर चल रहा है। ठग और बेईमान आपस में भी लड़ रहे हैं, शासन आपस में लड़ रहे हैं, सत्ता और विपक्ष का झगड़ा चल रहा है। और ऐसे ऐसे प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं कि उन पर अगर आप खुले मन से, दिल से, दिमाग से विचार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदुस्तान में भी एक बड़ी सामाजिक क्रांति होने वाली है। और उसी के लिए विधाता समय हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों को तैयार कर रहे हैं। चूँकि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, यहाँ हजारों तरह की संस्कृतियाँ हैं, दर्जनों धर्मों के मानने वाले लोग हैं, दर्जनों किस्म की और परिस्थितियाँ हैं, भिन्नताएं हैं हमारे देश में। मौसम भी अलग अलग होते हैं हमारे देश में, तो ऋतुएं अलग अलग हैं, और कहीं कुछ कहीं कुछ। तो इस तरह की भिन्नताओं के कारण एक इतने बड़े राष्ट्र में किसी सामाजिक क्रांति का जन्म हो जाना, उसका सफल हो जाना थोड़ा सा कठिन अवश्य होता है, लेकिन असंभव नहीं है। हिंदुस्तान में भी ठग बेईमान अपराधियों के खिलाफ, इस भ्रष्ट शासन के खिलाफ क्रांति होगी। इसलिए आप सब
निर्भय होकर तैयारियां कीजिए। 5,000 राष्ट्र रक्षक हर तहसील में देश की में कम से कम एक एक राष्ट्र रक्षक तैयार कीजिए साथियों। चूंकि देश और राष्ट्र दो अलग अलग चीजें होती हैं। देश की रक्षा की जिम्मेदारी हमारे सैनिकों की होती है। राज्य यानी कानून व्यवस्था पुलिस एजेंसीज देखती हैं, लेकिन राष्ट्र देखने वाले राष्ट्र के नागरिक होते हैं। इसलिए हमारा राष्ट्र खतरे में है कि हमारे देश के नागरिकों में ये कर्तव्य बोध नहीं है कि हमारा भी अपने राष्ट्र के प्रति कोई धर्म है, कोई फर्ज है। वो अन्य तमाम तरह के धर्म, जाति, वर्ण, वर्ग, वेशभूषा, खान पान, संस्कृति इत्यादि इत्यादि में उलझे रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्र धर्म है उसको हमारे साथी नागरिक पहचानते नहीं है, ना उसके लिए काम करते हैं। आज तक हिंदुस्तान में कभी राष्ट्र रक्षा का विचार किसी के मन में नहीं आया। हमारे मन में ये विचार उठा कि यार देश को सेना बचाएगी, देश की सीमाओं को, कानून को पुलिस बचाएगी, लेकिन ये जो राष्ट्र, संपूर्ण हिंदुस्तान राष्ट्र को ठगी का शिकार बना लिया गया, सबकी मेहनत का पैसा लूट लिया गया, इसकी रक्षा कौन करेगा? तो परमात्मा ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमको राष्ट्र रक्षक और राष्ट्र रक्षिकाएं तैयार करने चाहिए। हमने ये अपना विचार अपने साथियों के समक्ष रखा तो लगभग 270 राष्ट्र रक्षक अब तक तैयार हो चुके हैं 1-1.5 महीने के अंतराल में ही, और ये हमें 5,000 करने हैं। हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएं, 1-2 महीने में तैयार हो जाएं। तो मैं आप सबको भी सादर आमंत्रित करता हूं कि आप भी राष्ट्र रक्षक रक्षिका के रूप में अपना नाम उन महान भारतीय नागरिकों की सूची में दर्ज कराएं जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, सज्ज हो रहे हैं, जिन्हें हमारी बात समझ में आ रही है कि सच में राष्ट्र रक्षक और रक्षिकाओं की आवश्यकता हिंदुस्तान को है। अगर हमने अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं की, इसे नहीं बचाया, ठग बेईमानों के खूनी पंजों से देश को, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए हमने बलिदान नहीं किया, त्याग नहीं किया, तो हम न स्वयं को बचा सकेंगे, न परिवार को, न राष्ट्र को बचा सकेंगे, न अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे। तो आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, और इसमें एक छोटी सी शर्त है कि एक तो आप सत्याग्रही होने चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि आप कम से कम न्यूनतम 5,000 रुपये का धन त्याग इस राष्ट्र रक्षा महायज्ञ में कर सकें साथियों। धन इसलिए चूंकि राष्ट्रव्यापी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन तैयार करना है ठग बेईमान और अपराधियों के खिलाफ राष्ट्र रक्षा के लिए, सुरक्षा सम्मान भुगतान के लिए। तो उस संगठन को चलाने के लिए, उस आंदोलन को तैयार करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ रही है, और वो संसाधन हमारे पास नहीं है, जिस वजह से सत्य, न्याय, कानून होते हुए भी हम न अपने ठगी पीड़ितों का भुगतान करवा पा रहे हैं, न ठगी पीड़ितों के लिए बनाए गए संसदीय कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 का क्रियान्वयन करवा पा रहे हैं, न अपने ठगी का शिकार बने एजेंट और एडवाइजर साथियों को सुरक्षा दिलवा पा रहे हैं, और न हिंदुस्तान को ठग मुक्त, बेईमान रहित, अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर पा रहे हैं। यदि हमारे पास संसाधन हो, धन होगा तो संसाधन हो जाएंगे, और संसाधन होंगे तो हम प्रत्येक उस व्यक्ति को अपने संगठन के साथ जोड़ सकते हैं जो ठगी का शिकार बना है। और ऐसा मैं समझता हूं 97% जनता देश की ठगी का शिकार बन चुकी है, लेकिन उस तक हमारी पहुंच नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया हमको दिखाता नहीं, हमारी बातों को नहीं बताता, ठगी प्रकरणों पर प्रकाश नहीं डालता, कोई चर्चा नहीं कराता। सोशल मीडिया पर भी हमारी पहुंच बहुत सीमित है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है, उसे विशालता देने की आवश्यकता है, और हमें स्वयंसेवकों की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, भारत के ईमानदार, देशभक्त, राष्ट्रभक्त शासक, प्रशासक, न्यायाधीशों की आवश्यकता है कि भविष्य में जब भारत ठगमुक्त, बेईमान रहित,
अपराधी विहीन राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो तो भारत की कानून की, न्याय की, शासन की, सदनों की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग राष्ट्रभक्त हों, ईमानदार हों। वो इन वर्तमान शासक, प्रशासक, न्यायाधीशों की तरह ठग ना हो, दोगले ना हो कि कहें कुछ और करें कुछ। उन कुर्सियों पर, चूंकि वो पावन पवित्र कुर्सी हैं, न्याय देवता की कुर्सी हैं, वहां बैठने वाला व्यक्ति दोगला नहीं होना चाहिए कि कहे कुछ करे कुछ, कानून को अपने हिसाब से परिभाषित कर ले। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं न्याय के लिए, सत्य के लिए, कानून के लिए और देश के लिए भी। तो ऐसे लोगों के खूनी पंजों से जब हम हिंदुस्तान को आज़ाद करवा लें तो उस समय हमारे पास ईमानदार, देशभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक बड़ी फौज होनी चाहिए, ताकि वो देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका और सदनों में बैठकर न्याय करें, सबके साथ नागरिक सर्वोच्चता स्थापित करें। क्योंकि लोकतंत्र की मूल परिभाषा ये है कि यहाँ नागरिक सर्वोच्च होने चाहिए। ये नहीं कि साहब नौकर यानी वेतनभोगी लोग, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर या जज वगैरह, जो भी हैं, डीएम, एसपी वगैरह, जो भी शासन से वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, वो लोकतंत्र में जनता के, राष्ट्र के नौकर कहे जाते हैं। लेकिन नौकरों की कुर्सियां इतनी ऊंची हैं कि वहां तक पहुंच पाना नागरिकों के क्षमता से बाहर कर दिया गया है। जबकि लोकतंत्र ये कहता है कि उनकी कुर्सियां जनता से बहुत छोटी होनी चाहिए, उनको जनता के घर जाना चाहिए, उनकी परेशानी, दुख, दर्द, मुसीबत से बाहर करने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। लोकतंत्र के नाम पर एक ढोंग तंत्र देश में काम कर रहा है और इस समूचे ढोंग तंत्र को खत्म करने के लिए, देश में वास्तविक लोकतंत्र की, न्याय की, सत्य की स्थापना करने के लिए आपको सबको हमारे संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, न्याय की मांग करनी चाहिए, सत्याग्रह और अहिंसक रास्ते से। कोई हिंसा नहीं करनी है। हिंसा करोगे तो निश्चित रूप से ठग, बेईमान और अपराधियों को, भ्रष्ट शासन को ताकत मिलेगी, और आप जब अहिंसक सत्याग्रह करोगे तो उनकी ताकत कमजोर होगी, नागरिक सर्वोच्चता स्थापित होगी और हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां सबको सरलता से न्याय उपलब्ध हो और जहां वास्तव में नागरिक की कुर्सी नौकरों से ऊंची हो, उसका सम्मान ऊंचा हो, कोई उसके साथ अन्याय ना कर सके। तो इसके लिए हमको 10 करोड़ राष्ट्र निर्माता साथी चाहिए। आप संगठन से जुड़िए। 5 लाख से ज़्यादा हमको स्वयंसेवी कार्यकर्ता चाहिए, ताकि हम हिंदुस्तान में अपने विजन को, दर्शन को स्थापित कर सकें। साथियों, 28 जनवरी को हम एक राष्ट्रव्यापी विशाल कार्यक्रम का आयोजन तहसील स्तर पर कर रहे हैं। मैं देश के समस्त ठगी पीड़ित परिवारों से, एजेंट और एडवाइजर साथियों से और उन राष्ट्रभक्त साथियों से भी जो सौभाग्यवश ठगी का शिकार नहीं बने हैं लेकिन राष्ट्रभक्त हैं, तो वो तमाम साथी 28 जनवरी को अपनी अपनी तहसील, अपने अपने जिला मुख्यालय पर जाकर एक प्रचंड प्रदर्शन करें और देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 और बीएनएसएस 2023 की धारा 107 के क्रियान्वयन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को एक ज्ञापन भेजें और उस ज्ञापन में मांग करें कि देश में इन दोनों कानूनों का क्रियान्वयन हो और हमारे देश के ठगी पीड़ितों का पैसा उनकी जमा राशि के 2 से 3 गुना वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जिला और तहसील स्तर पर शिविर लगाकर वापस किया जाए। अगर आप समस्त तहसीलों में देश की में 10-10, 20-20, 100-100, 200 लोग भी इस प्रदर्शन में सम्मिलित होते हैं तो एक बड़ा संकेत, बड़ा संदेश देश के बेईमान शासन प्रशासन को दिया जा सकता है और उन स्थितियों को बनने से रोका जा सकता है जो सारी दुनिया में इस वक्त बड़ा विभत्स रूप धारण करती जा रही हैं। क्योंकि हमारा देश विश्वगुरु रहा है। मैंने बताया स्वामी विवेकानंद के विषय में आपको। तो विश्वगुरु तो हम सत्य के मार्ग से बन सकते हैं, अहिंसा के मार्ग से बन सकते हैं। अगर हमारा शासन ही बेईमानी करेगा, शासन में बैठकर लोग छल कपट करेंगे देश के साथ, नागरिकों के साथ,
अपराध पीड़ितों के साथ, तो विश्वगुरु बनना तो बड़ी बात है, हम केवल भिखारी बनकर रह जाएंगे। तो अगर हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाना है साथियों, तो आप सबको सत्य के मार्ग पर चलते हुए 28 जनवरी को संपूर्ण देश में विशाल प्रदर्शन करना है, अपनी न्यायपूर्ण मांगों को दोहराना है और एक चेतावनी भी जारी करनी है। 28 जनवरी से पहले पहले वो तिथि तय करने का प्रयास करेंगे हम, जब हमें संसद का घेराव करना है प्रचंड रूप से। सांकेतिक रूप से तो हम कर ही रहे हैं कई वर्षों से संसद का घेराव, लेकिन इस बार एक प्रचंड रूप से संसद का घेराव करना है और भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो के नारे को सार्थक करना है कि या तो उस दिन आप सबका भुगतान हो जाएगा, शासन में बैठे बेईमान लोगों की मरी हुई आत्मा जाग उठेगी, वो देशभक्त बनकर, राष्ट्रभक्त बनकर देश के नागरिकों के साथ न्याय करेंगे, या फिर उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा अहिंसक सत्याग्रह के माध्यम से। तो वो डेट भी मैं तय करके आपको बताऊंगा। अभी शायद राष्ट्रीय अधिवेशन में 15 जनवरी को वो तिथि तय कर ली जाए तो उसकी घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन 28 जनवरी की घोषणा तय है। 28 जनवरी को आप संपूर्ण राष्ट्र में इस कार्यक्रम को अवश्य ही आयोजित करें, निर्भयता पूर्वक करें, चूंकि आप अहिंसक रूप से करेंगे, सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे, तो कोई भी एसपी हो, डीएम हो, पुलिस हो, या कोई चीफ मिनिस्टर हो, या प्रधानमंत्री, या गृह मंत्री, या कोई कुछ और दिस दैट, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तमाम साथी भयमुक्त होकर 28 जनवरी को घरों से निकलना, अपनी अपनी तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर जाकर ज्ञापन कार्यक्रम संपन्न करना, खूब भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो, भारत छोड़ो के नारे को बुलंद करना, वाट्स एक्ट 2019 के इम्प्लीमेंटेशन की मांग करना, और जो जो हमारे परंपरागत नारे हैं उनको भी लगाना। तमाम साथी डरना मत, किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि अब आप राष्ट्र रक्षक बन चुके हैं, राष्ट्र रक्षिकाएं बन चुकी हैं, और देश के, समाज के, राष्ट्र के रक्षण का भार परमात्मा ने आपके कंधों पर सौंप दिया है। और जब परमात्मा आपके साथ हैं, सत्य आपके साथ है, लड़ाई आपकी कानूनी है, न्याय की मांग है, तो फिर आपको किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है साथियों। इसलिए पूरी तरह से भयमुक्त हो जाना, और जो साथी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने की स्थिति में ना हो, वो साथी अपने अपने घरों में 28 जनवरी को प्रार्थना अवश्य करना, चूंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पूजा पाठ में उतनी शक्ति नहीं होती है, तंत्र मंत्र ढोंग ढकोसलों में। प्रार्थना में अवश्य इतनी ताकत होती है कि आप सच्चे हृदय से अपने हृदय को शांत करके, द्वेष रहित करके, अपनी भूलों का पश्चाताप करते हुए अगर प्रार्थना करोगे, तो वो प्रार्थना सीधे ईश्वर से टकराती है, और जो प्रार्थना ईश्वर को छू लेती है, वो प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तो आप इस प्रयोग को करके देखना, निश्चित रूप से आपकी मांगें पूरी होंगी, आपके मन की मुराद पूरी होगी, लेकिन आपकी प्रार्थना दोष रहित होनी चाहिए। शर्त ये होती है साथियों ईश्वर की कि जब आप उसको पुकारो, तो वो आपकी पुकार दोष रहित हो, द्वेष रहित हो, उसमें कोई निजी स्वार्थ ना हो, उसमें सत्य, न्याय और धर्म की स्थापना निहित हो। तो मैं समझता हूँ आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबको विजय मिलेगी, और जो कलंक कुछ साथियों के मस्तिष्क पर लग गया है, या कहें हमारे पूरे राष्ट्र हिंदुस्तान के उज्जवल ललाट को ठग, बेईमान और अपराधियों ने कलंकित कर दिया है, उस कलंक को भी धोने में हम निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। तो आज रात 9 बजे मैं फेसबुक पर लाइव होकर आप सबके साथ चर्चा करता हूं, जुड़िएगा। मदन लाल आज़ाद के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है। जिन साथियों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है फेसबुक पर, वो फॉलो भी कर लें, और ट्विटर हैंडल है हमारा युगांतर न्यूज़ के नाम से, उसको भी तमाम साथी फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर तपजप.आज़ाद के नाम से हमारी आईडी है, उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि सोशल मीडिया पर हम 28 जनवरी से पहले पहले एक विहंगम दृश्य प्रदर्शित कर सकें, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी अनदेखी कर रहा है, हमारी न्यायपूर्ण मांग को दबाने का छल कर रहा है, उसको भी एक मुंह तोड़ जवाब दे सकें कि तुम अगर सहयोग नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास सोशल मीडिया की ताकत है,
हथियार है। इसका इस्तेमाल करके हम अपनी समस्या को, पीड़ा को, दुख को, दर्द को घर घर तक नहीं, हिंदुस्तान तक नहीं, सारी दुनिया में भेज सकते हैं।